एक टॉपिक है जिसे हम नीति निदेशक तत्व के नाम से जानते हैं। नीति निदेशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह एक टॉपिक छूटा हुआ था। ऐसे नीति निदेशक तत्व जिसे हमने आयरलैंड से लिया, इसका मूल उद्देश्य क्या है? सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस को पाना। और इसका क्या उद्देश्य है? सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टेबल करते हुए पब्लिक वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करना, यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य की मार्ग को प्रशस्त करना। 1938 की बात है, ब्रिटेन में यह बात आई और उस ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड विलियम वाइवरीज की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। 1938, इसने 1943 में 42-43 में अपनी रिपोर्ट दी। यानी लॉर्ड विलियम वाइवरीज के सामने यह सवाल था कि वह कौन कौन सी सोशल एविल हैं, वह कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं जिसको दूर किया जाए, यानी गवर्नमेंट्स की सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो लॉर्ड विलियम वाइवरीज ने 1943 में जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कहा, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, अभाव, ये वो सामाजिक समस्याएं हैं जिसको सरकार के द्वारा दूर किया जाए। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड विलियम वाइवरीज की रिपोर्ट को तुरंत स्वीकार कर लिया और वह ब्रिटिश या ब्रिटेन विश्व का सबसे पहला लोक कल्याणकारी देश कहलाया, पब्लिक वेलफेयर स्टेट कहलाया। उसी लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने की बात इस नीति निदेशक तत्व में की गई है, DPSP में की गई है। अब नीति निदेशक तत्व में क्या है, कौन कौन सी बातें हैं, मैं उस पर चर्चा करने से पहले कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बात करूं कि कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने नीति निदेशक तत्व पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे अंबेडकर ने नीति निदेशक तत्व के बारे में क्या कहा है? तो दो स्टेटमेंट हैं अंबेडकर के। कहा है इन्होंने, नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है।
जो डीपीएसपी है वो यूनिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह भीमराव अंबेडकर का नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पहला स्टेटमेंट मिलता है। क्या उन्होंने कहा कि डीपीएसपी इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी का टारगेट क्या है? तो पब्लिक वेलफेयर स्टेट को स्टेबल करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अंबेडकर का ही दूसरा स्टेटमेंट, इसका ध्येय आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है। भीमराव अंबेडकर का दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि डीपीएसपी का जो मकसद है वो क्या मकसद है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से डिफरेंट है। यह तो भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा है, या इन्हीं के पैरेलल एक और हैं के एम पडिक्कर, के एम पडिक्कर। डीपीएसपी के संदर्भ में के एम पडिक्कर का क्या स्टेटमेंट? इसका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इकोनॉमिक एरा में सोशलिज्म को लाना है। दो स्टेटमेंट हुआ। तीसरा स्टेटमेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा है? जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना क्या कि नीति निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य है कि जनता के कल्याण को प्रमोट करते हुए सोशल सिस्टम को बनाना है, यानी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ऐसे सोशल सिस्टम को बनाया जाए जिसमें पब्लिक वेलफेयर प्रमोट हो सके।
ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कमन। चौथा भी स्टेटमेंट देखा जाए कि और विचारकों ने क्या क्या नीति निदेशक तत्व के बारे में अपनी राय दी है। ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा है, भारत के संविधान से प्रभावित हुआ। और यह वही ग्रेनविल ऑस्टिन है जिसने भारतीय संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्व के बारे में क्या कहा? नीति निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? डीपीएसपी इज ए डॉक्यूमेंट्स ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। नीति निदेशक तत्व क्या है? सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, सोशल रिवॉल्यूशन का एक डॉक्यूमेंट्स है। तो कुछ ऐसे भी विचारक गुजरे हैं जिन्होंने नीति निदेशक तत्व के बारे में अपनी नकारात्मक विचार भी व्यक्त किए हैं, जैसे सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स ने पिछले वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें इसी सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग कहा। यह वही सर आइवर जेनिंग्स है जिसने क्या कहा कि नीति निदेशक तत्व पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। यह पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। पुण्य आत्मा यानी संविधान को लिखने वाले जो संविधान सभा के सदस्य थे वो आज हमारे बीच नहीं है, पुण्य आत्मा है। ये उन्हीं की महत्वाकांक्षा मात्र है। उसने ऐसा क्यों कहा? तो कहने के पीछे उसका अपना अर्थ था। आप जानते होंगे कि नीति निदेशक तत्व तो न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, यह राज्य की इच्छा पर छोड़ा गया। यदि राज्य नीति निदेशक तत्व को लागू नहीं करेगा तो न्यायालय के द्वारा वह इन्फोर्सेबल नहीं है, न्यायालय उसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इस आधार पर आइवर जेनिंग्स ने यह स्टेटमेंट दिया। केटी शाह देखिए, केटी शाह ने क्या कहा? यह ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी मैंने अभी अभी आपसे कहा कि यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि राज्य लागू ना करे तो न्यायालय उसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इसी को केटी शाह ने क्या कहा कि यह ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है।
स्टेटमेंट बताने के पीछे मेरा उद्देश्य कि यूपीएससी में मिलाने के लिए पूछ चुका है। एक तरफ नाम देगा और दूसरे तरफ स्टेटमेंट लिखेगा। तो अगर नाम याद होगा तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेटमेंट का सवाल आप सही ढंग से अटेम्प्ट कर लेंगे। अब देखें कि यूपी कमीशन में केटी शाह वाला स्टेटमेंट आपसे पूछता है कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है। किसके बारे में कहा है? नीति निदेशक तत्व के बारे में। यहां पर रही बात स्टेटमेंट की कि जिन जिन विचारकों ने नीति निदेशक तत्व के बारे में स्टेटमेंट दिया वो मैंने आपको लिखा। अब आते हैं इसके बारे में कि नीति निदेशक तत्व ये नीति निदेशक तत्व है। यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है। यह न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। तो कभी भी नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच अंतर पूछा, सबसे महत्वपूर्ण अंतर तो यही आप लगाइएगा कि मूल अधिकार इन्फोर्स्ड बाय जुडिशरी बट डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्स्ड बाय जुडिशरी। मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है लेकिन नीति निदेशक तत्व न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरी बात कि यह राज्य के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं लगाता। नीति निदेशक तत्व तो स्टेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, जबकि मूल अधिकार राज्य के ऊपर नियंत्रण लगाता है। तीसरी बात, अधिकांश निदेशक तत्व पॉजिटिव है, सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब कि राज्य को कुछ करने का आदेश दे रहा है, राज्य को कुछ करने का निर्देश दे रहा है। यह सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र को स्थापित करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हुए पब्लिक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने की बात करता है। ऐसे नीति निदेशक तत्व की एक और विशेषता कि इसे किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया
जा सकता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में मूल अधिकारों के ऊपर युक्त निर्बंधन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ मूल अधिकारों के बारे में जब 352 आपने पढ़ा होगा, नेशनल इमरजेंसी पढ़ा होगा, कि राष्ट्रपति अगर नेशनल इमरजेंसी को इंपोज करे, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा, किस आधार पर? युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो जैसे ही राष्ट्रपति 352 को युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू करेगा, वैसे ही आर्टिकल 358 लागू हो जाएगा। और जैसे ही अनुच्छेद 358 लागू होगा, अनुच्छेद 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगी, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों को निलंबित करने का आदेश जारी कर सकेगा। यह नेशनल इमरजेंसी में आपने पढ़ा होगा। लेकिन डीपीएसपी के बारे में यह है कि डीपीएसपी को किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। यह तो राज्य की जिम्मेदारी है कि इसे लागू करने का प्रयास करे। तो यह नीति निर्देशक तत्वों की एक विशेषता मैंने कहा। अब हम नीति निर्देशक तत्व को समझने की कोशिश करें। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में अब हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। ये क्या है? देखें आप, ये एक डायरेक्शन है। ये क्या है? डायरेक्शन है, निर्देश है। ये एक डायरेक्शन है, निर्देश। अब आप पूछेंगे कि निर्देश किसको? तो मैं कहूं राज्य को। नीति निदेशक तत्व तो एक निर्देश है। किसको निर्देश है? राज्य को। राज्य कौन? तो अनुच्छेद 36 में और राज्य की परिभाषा दी गई है। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में, यानी डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में, आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। कौन कौन? संघ की संसद, संघ की सरकार, राज्य के विधानमंडल, राज्य की सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, और अन्य प्राधिकारी। और अन्य प्राधिकारी, ये एक डायरेक्शन है। किसको डायरेक्शन है? राज्य को। अब कोई नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में पूछे कि राज्य कौन, तो मेरा जवाब होगा अनुच्छेद 36। 36 में क्या? यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी, ये राज्य की परिभाषा में शामिल है। या मैं इसको यह भी लिख सकता हूं, क्या? व्यवस्थापिका
लेजिस्लेचर और कार्यपालिका। नीति निदेशक तत्व क्या है? एक डायरेक्शन है। किसको डायरेक्शन है? राज्य को। राज्य का अनुच्छेद 36 अब समझना है हमको कि ये जो डायरेक्शन है राज्य को, निर्देश है राज्य को, ये निर्देश दो प्रकार के होते हैं, लीगल डायरेक्शन और मोरल डायरेक्शन। कानूनी निर्देश और दूसरा नैतिक निर्देश। जो लीगल डायरेक्शन होता है उस कानूनी निर्देश का पालन करना मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है, बाध्यकारी होता है। लेकिन नैतिक निर्देशों का पालन करना स्वैच्छिक होता है, वॉलंटरी होता है। जैसे मैं आप लोगों से यह बात कहूं कि अक्टूबर में सिविल सर्विसेज पीटी का एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी का। खूब पढ़िए। पढ़ने के अलावा किसी भी चीज के बारे में मत सोचिए। मैंने आपको यह उपदेश दिया या मैंने आपको यह निर्देश दिया, आपके पिताजी भी आपको निर्देश देते होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में भी लोग आपको निर्देश देते होंगे, लेकिन वो निर्देश कैसा है? नैतिक है। उस निर्देश का पालन करने के लिए आप बाध्य नहीं है। ठीक वैसे ही नीति निदेशक तत्व निर्देश है। किसको निर्देश है? राज्य को। कैसा निर्देश? नैतिक निर्देश है। इस निर्देश का पालन करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। यदि राज्य नीति निदेशक तत्व को लागू नहीं करता या लागू करने का प्रयास नहीं करता तो न्यायालय उसे बाध्य नहीं कर सकती। जब न्यायालय बाध्य नहीं कर सकती, राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया, तो यह तो पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। यह ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर इसे संविधान में क्यों शामिल किया गया? तो भीमराव अंबेडकर का इस पर जवाब आता है कि नीति निदेशक तत्व को क्यों शामिल किया गया जबकि इसके पीछे कानून की कोई शक्ति नहीं। तो भीमराव अंबेडकर ने यह बात कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो डिबेट हो रहा था उस पर उन्होंने यह बात कही कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाए हैं, हम संसदीय लोकतंत्र को अपनाए हैं, और संसदीय लोकतंत्र में सरकार क्या होती है? उत्तरदायी होती है। एक निश्चित समय तक वह कार्य करेगी और उसे अपने द्वारा किए हुए कार्यों का पूरा विवरण जनता की अदालत में देना होगा। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जो होती है वह जनता की अदालत होती है, और जनता की अदालत में सरकार उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देगी ही देगी। अगर उसने सही ढंग से काम नहीं किया तो जनता के हाथ में वो हथियार है जिसके द्वारा उनसे सत्ता छीनी जा सकती है। राज्य कानूनन अगर इसको लागू नहीं करता तो न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता, कानूनन बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी अदालत होती है, जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है, वह जनता की अदालत होती है। और जनता की अदालत में सरकार को, प्रशासन को, शासन को 5 वर्षों में जो किए हुए कार्य होंगे उन कार्यों का पूरा हिसाब देना होगा। एक कारण तो ये। दूसरा कारण कि राज्य के लिए यह बाध्यकारी नहीं बनाया गया। राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं बनाया गया, राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया। राज्य की इच्छा पर छोड़ जाने का कारण क्या था? तो कारण यह था रिसोर्सेस के बाद आर्थिक संसाधनों की कमी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक संसाधन के लिहाज से हम मजबूत होते जाएंगे, वैसे वैसे राज्य से अपेक्षा करते हैं, भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं, राज्य की सरकारों से अपेक्षा करते हैं
कि इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते चले जाए, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। यह तो रही बात नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अब उसी नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो मैंने आपसे कहा, देखिए आर्टिकल 37 क्या लिखता है। यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु शासन में मूलभूत है। अतः नीति बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। साफ साफ शब्दों में अनुच्छेद 37 में यह बात कह दी गई। क्या कही गई? कि यह न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु शासन में क्या है? बेसिक है। यह न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, किंतु शासन में जो हमारी भारत सरकार है, भारत सरकार का क्या उद्देश्य है? लोक कल्याण करना। तो यह शासन में क्या है? मूलभूत है, बेसिक है। अतः नीति बनाते समय, यानी राज्य से हम अपेक्षा करते हैं कि राज्य जब भी नीति बनाए, व्यवस्थापिका जब भी नीति बनाए, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि उस नीति के माध्यम से इन तत्वों को क्या किया जाए? लागू किया जा सके। तो यह क्या है? कर्तव्य है। यह शासन में मूलभूत है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं, लेकिन शासन में मूलभूत। क्या शासन में मूलभूत? तो राज्य का यह कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगी जिससे लोक कल्याण की स्थापना हो सके। राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, जो अवसर की असमानता है उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य स्त्री पुरुष कर्मकारों को जीविकोपार्जन के साधन प्रदान करने का प्रयास करेगा। राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से करेगा जो समुदाय के लिए हितकारी हो सके। राज्य आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण एवं संचालन इस प्रकार से करेगा जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो सके। राज्य स्त्री पुरुष कर्मकारों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का प्रयास करेगा। राज्य स्त्री पुरुष कर्मकारों के आयु एवं शक्ति की रक्षा, बालकों की सुकुमार अवस्था की देखभाल, और राज्य यह भी देखेगा कि कोई भी नागरिक आर्थिक विवशता में ऐसे स्थान पर काम न करे जो उसकी आयु और शक्ति दोनों के विपरीत हो। राज्य बालकों के स्वस्थ एवं गरिमामय वातावरण में वह अवसर प्रदान करे जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके। राज्य न्याय का समान अवसर प्रदान करे। जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ऐसे गरीब लोगों को भी न्याय मिल सके, इसलिए राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास करेगा, यानी ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। काम की न्यायसंगत मानवोचित दशा के साथ साथ राज्य प्रसूति सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, यानी कर्मकार अगर काम करता है तो बदले में उसे मजदूरी दी जाए, ऐसी मजदूरी दी जाए जिससे वह अपना जीवन बेहतर ढंग से गुजार सके। कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों को शामिल किया जाए जिससे मजदूरों में उत्साह की भावना विकसित हो सके। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको
शिक्षा का अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुसूचित जाति समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं उनकी शिक्षा की, उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में वृद्धि का प्रयास करेगा। दुधारू नस्ल के जो पशु हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, उनके वध का प्रतिषेध करेगा। कृषि और पशुपालन का आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से विकास करने का प्रयास करेगा। पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय महत्व के जो हमारे स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो हमारी वस्तुएं हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान हैं, उनको प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग करने का प्रयास करेगा। और वह हमारे जो विदेश नीति का आधार है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह शासन में मूलभूत है, यह शासन में मूलभूत है, किंतु न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्व को लेकर कुछ व्याख्या भी आपके सामने दी है। कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको मूल अधिकार मान लिया गया, जैसे अनुच्छेद 21, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात मैंने की थी आपसे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह मूल अधिकार है और मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करते हुए जो अनुच्छेद 39A है, उसे अनुच्छेद 21 में शामिल कर लिया है। क्या? जीविकोपार्जन के साधन प्रदान करने का अधिकार। यानी जो स्त्री पुरुष कर्मकार हैं, उनका जीवन कैसे गुजरेगा, उनको दिया जाए, क्या दिया जाए, काम दिया जाए। अगर वर्कर जो है, वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास को अगर काम न मिले तो फिर उसके राइट टू पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीविकोपार्जन के साधन यानी काम का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। यह नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार के रूप में शामिल कर लिया। वैसे ही आप देखेंगे तो 39 का डी कह रहा हूं, 39 कैपिटल ए है। 39 कैपिटल ए, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। राइट टू फ्री लीगल एड। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर कोई गरीब है, असहाय है, विकलांग है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए न्याय का क्या मतलब? वह न्याय पाने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम है। अतः जीवन के अधिकार में निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार भी शामिल है। ऐसे ही आप देखेंगे तो आपके सामने आएगा 45 अनुच्छेद 45, जिसमें 6 वर्ष से अधिक और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात की गई थी। उसको मूल अधिकार बना दिया गया। 21 कैपिटल ए जोड़ दिया गया और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के अधिकार को भी मूल अधिकार बना दिया गया। 43 आपके सामने 46 है, 46 है, जिसमें SC ST और जो वीकर क्लास है उसकी शिक्षा की बात, तो शिक्षा को न केवल मूल अधिकार बनाया बल्कि अनुच्छेद 15 का सेक्शन 4 जोड़ा गया, 15 का सेक्शन 5 जोड़ा गया, 15 का सेक्शन 6 जोड़ा गया, 16 का सेक्शन 4 आपके सामने है, उसे भी मूल अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 47
आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में मादक पदार्थ लिक्वर पर रोक लगा दी गई और वो भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। ऐसे ही आपको 48 कैपिटल ए, 48 कैपिटल ए राज्य पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने का प्रयास करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल कर लिया गया। कहने का मेरा उद्देश्य कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई और उन नीति निर्देशक तत्वों को कहीं ना कहीं से मूल अधिकारों के रूप में शामिल कर लिया गया। यानी यह बात स्पष्ट हो गई है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विपरीत नहीं, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। जहां नीति निर्देशक तत्व के द्वारा सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टेबल करने की बात कही गई, वहीं पर फंडामेंटल राइट्स के थ्रू स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों के साथ साथ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेबल करने की बात की गई। तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है, विरोधी नहीं है। यह अनुच्छेद 37 की मैंने व्याख्या की कि यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं किंतु शासन में मूलभूत है। अतः नीति बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। अब हम अनुच्छेद 38 देखें। आर्टिकल 39 भी आएगा जो बहुत बड़ा है, लेकिन अनुच्छेद जो 38 है, 38 में 2 सेक्शन है। आर्टिकल 38 का सेक्शन 1, 38 का सेक्शन 1 क्या कह रहा है? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना व संरक्षण करे, जिससे लोक कल्याण की वृद्धि हो सके। ये अनुच्छेद 38 का सेक्शन 1 है। देखिए राज्य को क्या डायरेक्शन दिया गया। राज्य को डायरेक्शन, पूछने वाला पूछे राज्य कौन? अनुच्छेद 36 यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, शासन, प्रशासन को यह निर्देश है, डायरेक्शन है क्या कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ऐसे सोशल सिस्टम। अब सामाजिक व्यवस्था क्या है? तो सामाजिक व्यवस्था में कौन कौन रहता? सारे धर्मों के, सारे जाति के लोग। ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, ऐसी सामाजिक व्यवस्था
जिसमें रहने वाले लोगों के साथ सामाजिक न्याय हो, सोशल जस्टिस हो, भेदभाव न हो, आर्थिक न्याय का अंदर कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो क्षमता और योग्यता होगी, उस क्षमता और योग्यता के अनुरूप संसाधनों का वितरण होगा। राजनीतिक न्याय कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिस समाज में रहने वाले सारे धर्म, सारे जाति के लोगों का न केवल सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो। जब उस सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम में डिफरेंट रिलीजियस के लोग होंगे, डिफरेंट कास्टेज होंगे, और जब उनके साथ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होगी, तो हमारे जो नेशनल लाइफ के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जाहिर सी बात है कि उससे इंस्पायर्ड होंगे, प्रेरित होंगे कि हम भी ऐसा ही कार्य करें, अनुप्राणित करें, यानी इंस्पायर्ड कर सके। हमारी सामाजिक व्यवस्था, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिस सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, उनका जब उनके साथ जब सामाजिक न्याय होगा, उनके साथ जब आर्थिक न्याय होगा, उनके साथ जब राजनीतिक न्याय होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जितने नेशनल लाइफ के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी उससे कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होंगे, प्रेरित होंगे। तो राज्य क्या करे? भरसक प्रभावी रूप से ऐसे सामाजिक व्यवस्था को स्टेबल करे, उसे प्रोटेक्ट करे, जिससे क्या हो, लोक कल्याण की स्थापना हो सके, पब्लिक वेलफेयर इस प्रमोट हो सके। अनुच्छेद 38 का सेक्शन 2 देखिए, 38 का सेक्शन 2, चौवालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको जोड़ा गया। यानी यह मूल नीति निर्देशक तत्व में नहीं था। मूल नीति निर्देशक तत्व में नहीं था, ओरिजिनल डीपीएसपी में यह नहीं था। इसे किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया? 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के रिजीम में इसको जोड़ा गया। क्या राज्य विशेषतः आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा? देखिए, सोशल रिवॉल्यूशन, राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न समूहों के बीच। यह केवल व्यक्ति की बात नहीं करता है, बल्कि कह रहा है कि न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न समूहों के बीच, या विभिन्न व्यवसायों, में रहने वाले कार्य करने वाले, विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए,
या कार्य करने वाले समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य सोशलिज्म को बढ़ावा देना था। उसी जनता पार्टी की सरकार ने यह संशोधन की और देखिए क्या कहा जा रहा है। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसे आय की असमानता। देखिए, आय की असमानता, आय की असमानता को हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, कम जरूर कर सकते हैं। आज आप देख लीजिए, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था आपके सामने है। क्या राज्य ने आय की असमानता को कम करने की कोशिश की है? कहा जा रहा कि देश के 70% रिसोर्सेज पर कुछ लोगों का कब्जा है, तो इससे आय की असमानता कम होगी कि ज्यादा होगी? तो आप देखेंगे कि देश में हमारे कुछ लोगों के पास कैपिटल का कंसंट्रेशन होते चला जा रहा है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का ग्रोथ, जो विकास दिखा रहा है, वो माइनस में दिखा रहा है, और दूसरे तरफ कुछ ऐसे कैपिटलिस्ट क्लास हैं जिनकी इनकम में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन मास लेवल पर जो लोग हैं, जो मास है, उनकी गरीबी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आय की असमानता जो कम करने की बात कही गई, राज्य इस लेवल पर अपने आप को सही साबित नहीं कर पाया। तो आज नहीं तो कल जनता की अदालत में जब जाएंगे, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करने के लिए बात नहीं कर सकती, लेकिन जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता यह सवाल पूछेगी कि आपकी कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिससे देश के कुल 70% से ज्यादा रिसोर्सेज पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया? जीडीपी में ग्रोथ रेट लगातार माइनस की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। तो इससे आय की असमानता कम होगी कि और ज्यादा, यानी अमीरी और गरीबी की खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ राज्य से क्या कह रहा है कि राज्य न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों, विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाले समूहों के बीच जो सुविधाएं हैं, जो प्रतिष्ठा है, अवसर की असमानता है, उसको समाप्त करें। आज विभिन्न व्यवसाय में लगने वाले लोग हैं जो कार्य करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करते हैं, कलेक्टिव लेवल पर भी काम करते हैं। अब व्यक्तिगत स्तर की बात मैं करूं आपसे कि प्रतिष्ठा, गांधी जी ने यह बात कही थी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य को अनिवार्य बनाया जाए और हर व्यक्ति हर कार्य करे। किसी एक कार्य का किसी स्पेसिफिक क्लास से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आज मैं प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूं, प्रेस्टीज की बात कर रहा हूं कि हमारे ही समाज में, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिस कार्य को देखने के बाद हम एक दूरी बना लेते हैं। उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है समाज में। जैसे मान लीजिए स्वीपर अगर हमारे बाथरूम में काम करता है, हमारे टॉयलेट की सफाई करता है, तो क्या उस कार्य की प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए? उस व्यक्ति को आज भी समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है। शहर में हमारे जितने सीवर के काम होते हैं, उस सीवर के अंदर वो घुस जाता है, गटर के अंदर घुस जाता है, और गटर के अंदर घुसते हुए
बेहतरीन कार्य करता है, लेकिन आप बताएं कि उस कार्य में लगे हुए व्यक्ति की क्या प्रतिष्ठा है, उस कार्य की क्या प्रतिष्ठा है। आज भी अपने आप को समाज में अपमानित महसूस करता है। आज भी समाज उसे रिस्पेक्टेड यूनिट के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जरूरी है कि कार्य की गरिमा भी बढ़ाई जाए, कार्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ाए। कौन बढ़ाएगा? राज्य बढ़ाएगा। अगर राज्य नहीं ऐसा करता है तो मैं सवाल पूछूंगा, जनता की अदालत में सवाल पूछा जाएगा। यह अनुच्छेद 38 का सेक्शन 2 है। 39 आइए। अनुच्छेद 39 में कई सेक्शन हैं। 39 ए, बी, सी, डी, ई, एफ यानी 6 सब क्लास हैं। 39 आर्टिकल 39 क्या लिखता है? राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व, स्टेट के लिए कुछ फॉलोइंग के लिए कहा जा रहा कि स्टेट सम डीपीएसपी आर फॉलोड बाय स्टेट। कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जिसके बारे में हम राज्य से अपेक्षा करते हैं कि उसको फॉलो करेगा। क्या? 39 का स्मॉल ए, कैपिटल ए नहीं, स्मॉल ए क्या कह रहा है? राज्य स्त्री पुरुष कर्मकारों को जीविकोपार्जन के साधन प्रदान करने का प्रयास करेगा। देखिए, राज्य को डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन? कि राज्य करेगा, क्या करेगा? प्रयास करेगा। किसके लिए? जो वर्किंग क्लास है, जो मजदूर है, ऐसे मजदूरों को अपना जीवन गुजारने के लिए, जीविकोपार्जन, जीवन गुजारने के लिए क्या चाहिए? काम चाहिए। तो राज्य स्त्री पुरुष कर्मकारों को अपना जीवन गुजारने के लिए प्रदान करे। क्या करे? साधन प्रदान करे, यानी काम प्रदान करे। इन्हीं लोगों के लिए आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी भारत सरकार काम के बदले अनाज प्रोग्राम शुरू किया था। 10 लाख कुआं योजना, ले आई। मनरेगा आपके सामने है, चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या मैंने आपसे कि 39A को अनुच्छेद 21 जिसमें राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में प्रोविजन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसे हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 39 कैपिटल ए की व्याख्या करते हुए यह फैसला दिया है कि स्त्री पुरुष कर्मकारों को जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त करने का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। 39 का बी देखा जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। उनतालीस का सेक्शन बी, राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण
इस प्रकार से करे जो समुदाय के लिए हितकारी हो सके। ये वही 39B है, ये वही 39B है जिसके लिए केस भी है। देखिएगा, राज्य समुदाय के भौतिक संसाधन जो फिजिकल रिसोर्सेस है, वो फिजिकल रिसोर्सेस के बारे में कि राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों का ओनरशिप और कंट्रोल इस प्रकार से करे जो कम्युनिटी के लिए क्या हो सके, फ्रूटफुल हो सके, हितकारी हो सके। हमारे देश में क्या था, जमींदारी प्रथा थी, और इस जमींदारी प्रथा में किसान खेती करता था, लेकिन किसान जमीन का, भूमि का मालिक नहीं होता था। नतीजा क्या कि जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था, और जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण करने का मतलब कि यह किसान समुदाय के लिए हितकारी नहीं था। इसलिए राज्य ने क्या किया, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नाइन्थ शेड्यूल जोड़ा गया, और इस 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म को रख दिया गया, जिससे न्यायपालिका उसका जुडिशियल रिव्यू न कर सके। अब अगर भूमि सुधार किया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1951 भी पारित किया गया। अब देखिए कि जब जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, जमींदारी प्रथा को एबॉलिश किया गया, तो निश्चित रूप से जो किसान समुदाय है उसके लिए लाभदायक तो हुआ, लेकिन जमींदारों का मूल अधिकार प्रभावित हुआ, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार उस वक्त मूल अधिकार था, और मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन नीति निषेध तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर नीति निषेध तत्वों को वरीयता दे दी, यानी 39B को वरीयता दे दी, यह कहते हुए कि यदि 39B और C को लागू करने के लिए राज्य कोई कानून बनाता है जिससे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 प्रभावित होता है या उसका उल्लंघन होता है, तो इस स्थिति में या इस आधार पर 39B और C को वरीयता दी जाएगी, न कि अनुच्छेद 14 और 19 को वरीयता दी जाएगी। यह देखिए सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या आपके सामने मैंने, यानी नीति निषेध तत्व मूल अधिकारों के विपरीत नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां पर मूल अधिकार में एक समतामूलक समाज बनाने की बात की गई, उसी नीति निषेध तत्व में आर्थिक न्याय की स्थापना की बात की गई 39A के द्वारा। और आर्थिक न्याय का मतलब समझते हैं आप कि संसाधन पर किसी एक का वर्चस्व न हो, बल्कि देश में रहने वाले कॉमन मैन का भी होना चाहिए। यह 39 का भी है। 39C देखिए, राज्य आर्थिक
व्यवस्था का नियंत्रण एवं संचालन इस प्रकार से करे जिससे धन एवं उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो सके। ये देखिए आर्थिक न्याय की स्थापना यानी समाजवाद की तरफ कैसे हम अग्रसर हो रहे हैं। किसके माध्यम से? नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण, जनता की भलाई करना, समाज में रहने वाले लोगों के सुख सुविधाओं में वृद्धि करना। राज्य आर्थिक व्यवस्था यानी हमारे देश के इकोनॉमी की बात हो रही है। हमारे देश, राज्य क्या करेगा? इस देश की इकोनॉमी का कंट्रोल और रेगुलेशन इस प्रकार से करे जिससे दो चीजें, कैपिटल और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट ना हो सके। हमारा जो समाजवाद है, मैंने चर्चा किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, अगर किसी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो उस देश में कुछ हो ना हो, मैं आज दावे के साथ ये बोल रहा हूं, उसको आजमा के देखिएगा कि किसी भी देश में अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो उस देश में कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन ये दो चीजें, कैपिटल और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी धन और उत्पादन के साधन, कुछ लोगों के हाथ में ही कंसंट्रेट हो जाएगा। तो जब धन और उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होगा तो ये क्या कॉमन मैन के लिए फ्रूटफुल होगा? नुकसानदेह होगा, अहितकारी होगा। राज्य से यह बात कही जा रही है कि राज्य अर्थव्यवस्था का नियंत्रण संचालन इस प्रकार से करे कि ये दो चीजें कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट ना हो। श्रीमती गांधी की सरकार इसी 39C को लागू करने के लिए 1969 में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। न केवल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया बल्कि 26वां संशोधन 1971 के द्वारा जो राजा महाराजा लोग थे जिनको हर महीने निजी थैली दिया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये वही 39B और C हैं। नीति निर्देशक तत्वों में एकमात्र ऐसे नीति निर्देशक तत्व 39B एंड C जिसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 पर क्या किया गया है? वरीयता दी गई है। यानी 39B और C को लागू करने के लिए राज्य के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और उस कानून से अनुच्छेद 14 या 19 प्रभावित होता है तो भी 39B और C को प्रेफरेंस दिया जाएगा, न कि अनुच्छेद 14 या 19 को। या दूसरे ढंग से वह कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जिसे मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? 39B और C। ये वही नीति निर्देशक तत्व है जिसे अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता दी गई है। 25वां संशोधन था। 25वां संशोधन 1971 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 39B और C को अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता दी जाएगी, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्य है। ये तो 39 का C है। 39D आइए। 39 का सेक्शन D।
39 का सेक्शन डी क्या है? राज्य स्त्री पुरुष कर्मकारों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का प्रयास करेगा। जो वर्किंग क्लास है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर इक्वल वर्क है, वर्क का नेचर एक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का प्रयास करेगा। और यह नीति निदेशक तत्व आप लोगों से पूछता रहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना क्या है नीति निदेशक तत्व, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 39 डी में। यह 39 का डी है। 39 का ई देखिए, स्त्री पुरुष कर्मकारों की आयु व शक्ति की रक्षा, बालकों की सुकुमार अवस्था की देखभाल तथा राज्य यह भी देखे कि कोई नागरिक आर्थिक विवशता में ऐसे स्थान पर नियोजित न किया जाए या कार्य न करे जो उसकी आयु और शक्ति दोनों के विपरीत हो। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है आर्थिक न्याय के लिए। राज्य की पहली जिम्मेदारी स्त्री पुरुष कर्मकारों की आयु और शक्ति दोनों की रक्षा करने का प्रयास करे, यानी जो मजदूर हैं इनकी उम्र की भी रक्षा करे और शक्ति की भी रक्षा करे। अब शक्ति स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए राज्य के द्वारा क्या क्या किया जाना चाहिए, स्किल है। मजदूरों के लिए क्या किया गया? हफ्ते भर में ना सही, 15 दिन में ना सही, लेकिन ऐसे मजदूरों की शक्ति की रक्षा के लिए महीने भर में तो प्रयास करना ही चाहिए। ऐसे मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लगातार मेडिकल चेकअप होना चाहिए। मजदूर जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए आपको मालूम होगा दुर्घटना बीमा योजना चल रहा है। दूसरी बात देखिए, बालकों की सुकुमार अवस्था, सुकुमार अवस्था कहते हैं 5 वर्ष से कम उम्र की अवस्था, सुकुमार अवस्था की देखभाल करे।
तो यही 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है। पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 से चलाया जा रहा है। यही वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन होता है सरकारी हॉस्पिटलों में। लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में क्या व्यवस्था है आपको मालूम है? मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रावधान तो है, लेकिन जब हम इसके एप्लीकेशन पर आते हैं तो वहां पर देखते हैं कहीं ना कहीं शासन में, प्रशासन में लापरवाही बरती जाती है। राज्य यह भी देखे, तीसरी बात, राज्य यह भी देखे कि कोई भी नागरिक, इस देश का कोई भी नागरिक आर्थिक विवशता में यानी मजबूरी में, आर्थिक मजबूरी में ऐसे जगह काम न करे जो उसकी आयु और शक्ति दोनों के विपरीत हो। यह राज्य की जिम्मेदारी है, स्केल है, राज्य के लिए की स्केल है, मापदंड है। भारत सरकार हो चाहे 29 राज्यों की सरकारें हैं, इस स्केल के आधार पर उनको आप जांच करिए, परखिए। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बहुत से ऐसे बुजुर्ग दिखाई देते हैं हमें, आपको, कि जो इसी मार्केट में ऐसा कार्य करते हैं जिस पे उम्र भी शर्मा जाए और शक्ति भी उनका साथ नहीं देती है। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारे देश में बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र पूरी कर ली, आज भी आप देखेंगे तो रिक्शा चलाते हैं। आर्थिक मजबूरी है। इस आर्थिक मजबूरी में ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं जिसमें न शक्ति साथ देती है, न उम्र साथ देती है। ये कौन देखेगा? ये राज्य की जिम्मेदारी है। ये 39 ABCD आपके सामने था, ये भी बताया मैंने। अब 39 कैपिटल ए देखिए, 39 कैपिटल ए। उनतालीस कैपिटल ए भी मूल नीति निदेशक तत्व में नहीं था। 39 कैपिटल ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। क्या? समान न्याय का अवसर और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 कैपिटल ए ये मूल नीति निदेशक तत्व में नहीं था। अब पिछली बार का अगर यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो ऐसे सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऐसा नीति निदेशक तत्व है जिसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं पूछेगा बल्कि सब्जेक्ट पूछेगा। सब्जेक्ट में क्या लिखा होगा? समान न्याय का अवसर और निःशुल्क विधिक सहायता। ये पहले नहीं था, यानी मूल नीति निदेशक तत्व नहीं था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस वक्त ये नहीं था। 1976 में इसको शामिल किया गया। क्या कहा जा रहा है कि इस देश के रहने वाले नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करे राज्य, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। सबको न्याय के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। न्याय को पाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब देखिए अपने देश में क्या ऐसा है क्या? गरीब आदमी न्यायपालिका के चक्की में पीसता है तो पीसते रह जाता है, न्याय नहीं मिल पाती। या तो उसके पीछे जनभावना काम कर जाए, लोग उसका सहयोग करने के लिए आगे निकल जाए। यह न्याय प्राप्त करने के लिए समान अवसर, सबके लिए न्याय के लिए समान अवसर होना चाहिए। अभी अभी की घटना मैं बताऊं आपको, परसों की घटना है। डॉक्टर कफिल खान सुने होंगे,
वो भी देश का नागरिक, पेशे से डॉक्टर। क्या एलिगेशन चार्ज किया गया था अलीगढ़ के जिलाधिकारी के द्वारा कि यह व्यक्ति जहां पर भाषण दे रहा था वह भाषण देश के इंटीग्रिटी के, यूनिटी के खिलाफ था। नतीजा क्या निकला कि एनएसए लागू कर दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 लागू कर दिया गया। 6 महीने तक वह व्यक्ति जेल के अंदर था, मथुरा में, शायद मथुरा जेल में। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती, डाइवर्सिटी, लोगों ने पहल किया और नतीजा यह निकला कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह बात कही कि जहां तक उसके द्वारा दिए गए भाषण को लेकर मेरी समझ है, उसके भाषण में राष्ट्रीय सद्भावना के अलावा देश के खिलाफ मुझे कोई कमेंट नहीं मिल रहा है। यानी राष्ट्र के सुरक्षा के खिलाफ जो उसके ऊपर आरोप था कि देश के खिलाफ बोल रहा था, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ बोल रहा था, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उसके पूरे स्पीच को सुनने के बाद कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसने राष्ट्रीय सद्भावना के विरुद्ध बोला है। इसलिए उसे समान न्याय का अवसर प्रदान करते हुए निर्दोष घोषित किया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि उसको जेल से रिहा किया जाए। यह मिसाल है समान न्याय का अवसर कि सबके लिए इक्वल जस्टिस को पाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे देश में बुजुर्ग लोग हैं, जो कमजोर हैं, कमजोर का सेंस यहां पर अर्थ से है, इकोनॉमी से है, पैसे से है, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, अगर उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय से वो कैसे न्याय पाएगा, कैसे न्याय पाएगा? तो राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे असहाय और कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करे। राज्य ने किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया, जिसे हम इंग्लिश में नालसा कहते हैं। पार्लियामेंट ने यह कानून पास किया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इसमें देखिए क्या क्या प्रोविजन किया गया। एससी हो या एसटी हो, विकलांग हो, महिलाएं हो, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्ति हो, सांप्रदायिक दंगा से प्रभावित व्यक्ति हो, औद्योगिक श्रमिक हो। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में देखिए क्या प्रोविजन किया गया कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं हो, विकलांग हो या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्ति हो, दंगा फसाद से प्रभावित व्यक्ति हो या औद्योगिक श्रमिक हो, या देह व्यापार से प्रभावित हो, तो ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निःशुल्क विधिक सहायता उसे प्रदान किया जाएगा। यानी अपने मामले की पैरवी करने के लिए उसे क्या दिया जाएगा? निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा।
किसके किसके लिए प्रोविजन किया गया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग हैं, महिलाएं हैं, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्ति है, देह व्यापार, सांप्रदायिक दंगे से प्रभावित व्यक्ति, औद्योगिक श्रमिक, इन लोगों के लिए यह प्रावधान किया गया। ये अनुच्छेद 39 कैपिटल ए है। यहां से मैं कंटिन्यू करूंगा आपको।